नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, झारखंड जीके में हम लोग झारखंड की कला संस्कृति में आज हम लोग क्लास नंबर 4 देखने वाले हैं। 4 क्लास आज हम लोग जब कंप्लीट कर रहे होंगे तो टोटल आपकी 8 जनजाति कंप्लीट हो जाएगी और पूरा डिटेल में एक पॉइंट भी मैंने नहीं छोड़ा। आपका पूरा लोक नाट्य कंप्लीट हो जाएगा, मेला पूरा कवर हो जाएगा। आज की क्लास में कहाँ आयोजन किया गया, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 5, 6 और 7 सातवें क्लास तक आपका पूरा मेला का पूरा मैं क्लिप्स रख दूंगा कि जो आपके जेपीएससी जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यूज है, ठीक है ना। और 16 से 20 तक की क्लास में आपकी पूरी जनजाति पूरी कला संस्कृति ही खत्म मैं कर दूंगा आपका, चाहे जेपीएससी का पेपर हो चाहे जेएसएससी का पेपर है, ठीक है ना। और मैं फिर क्या करूंगा, सिस्टमेटिक वे में हर सेक्शन को बांट दूंगा कि मेले की एक मैं वीडियो ला दूंगा, आपकी त्यौहार की एक वीडियो ला दूंगा, जनजाति पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा। हर चीज आपको सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगी। इस चीज को जरूर फॉलो आउट करिएगा। आपका हर एक लाइन आपका एक सवाल बन रहा होगा। आप में से जो लोग अभी हमारे टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, तो इसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ टेस्ट लगाना, तो आप हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए फोकस स्टडी विद। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी ऑफर प्राइस में 200 फ्री में आपको 20 कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट साथ के साथ 5 जीके सेट फ्री भी मिल रही है। और सबसे स्पेशली चीज ये है कि आपके जेएसएससी के लेवल पे चीजें हमने रखी है। जो आपका फीडबैक मिला है, टेस्ट आपने जो लगाई या फिर हमने हमारे कोर्सेज में अगर आपने इनरोल किया, तो हर एक फीडबैक मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा बाइलिंगुअल कंटेंट है, तो आप में से जरूर हर स्टूडेंट को ये टेस्ट आपको लगानी चाहिए। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया गया है। दूसरी चीज, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पेपर 3 में इंडियन जीके का जो एक्सप्लेनेशन टेस्ट सीरीज में जो मिल रहा है, थोड़ी बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि आपको उसको हमारा जो कंटेंट आपने परचेज किया, उस कंटेंट के अलावा आपको वो टॉपिक को कहीं से देखना नहीं है, ना अरियंत देखना है, ना घटना चक्र देखना, ना लूसेंट देखना, ना किसी की वीडियो कोर्स को देखनी है भाई। मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सारे कोर्सेज के बारे रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है या एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ, ठीक है भाई। तो पहला सवाल आपको क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द गोत्र कॉल्ड इन द असुर ट्राइब, यानी कि असुर जनजाति में जो गोत्र होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है। पारस कहा जाता है, थानिया कहा जाता है, पोड़चा कहा जाता है, या गोटिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो असुर जनजाति है उनके जो गोत्र होते हैं उस गोत्र को क्या कहा जाता है, पारस कहा जाता है। तो आइए अब हम असुर जनजाति को पूरा डिटेल में इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये जो झारखंड की है प्राचीनतम जनजाति है। तो पहला सवाल यही पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन जनजाति के नाम देकर के पूछ लिया जाएगा कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, असुर जनजाति है, ठीक है। अगर इसकी प्रजाति अगर आपसे पूछ ली जाए, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति समूह से ये बिलोंग करती है। इसे और किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे पूर्व देवा जनजाति भी कहा जाता है। इस जनजाति को पूर्व देवा जनजाति भी कहा जाता है। दूसरी चीज, बाइलिंगुअल कंटेंट में हमारा टेस्ट सीरीज है। आप जो आप हमारे साथ जो क्वेरी कर रहे होते हैं, यहाँ मैंने इंग्लिश नहीं लिया दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबी हो जाती, मैं नहीं चाहता आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। तो पूरा बाइलिंगुअल वे में आपको कंटेंट मिल जाएगा टेस्ट सीरीज में। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिस्थापक के रूप में माना जाता है, यानी कि जो सिंधु घाटी की जो प्रतिस्थापक हुई है उसके रूप में इस असुर जनजाति को देखा जाता है। भाषा के आधार पर, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा, पूर्व देव जनजाति किसे कहा जाता है, तो असुर जनजाति को कहा जाता है। भाषा के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असुर जनजाति का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो आप क्या कहेंगे। भाषा के आधार पर अगर असुर जनजाति की बात की जाए, तो इनका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, ठीक है भाई। और इनकी जो भाषा है, मैं थोड़ा सा जूम इन करूं, इनकी जो भाषा है वो कैसी भाषा होती है, असुरी होती है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो भाषा के आधार पर सारी पॉइंट आपको याद हो गया। मैंने कहा कि भाषा के आधार पर ये किस भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक से। प्रजाति क्या हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, और इनकी भाषा क्या है, तो असुरी है। नेक्स्ट, ऋग्वेद, उपनिषद और अरण्यक और महाभारत, ये चारों आपको याद रखना है। ऋग्वेद में, उपनिषद, अरण्यक और महाभारत आदि ग्रंथों में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिला है, उपनिषद में मिला, ऋग्वेद में मिला, अरण्यक में मिला, तो क्या कहेंगे, असुर जनजाति। इसका जो निवास स्थान है, मेनली अगर बात किया जाए, जो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, जो हमारा मध्य प्रदेश जो राज्य है, विंध्य पर्वत क्षेत्र से यह जनजाति निवास करती है, ठीक है ना। विंध्य पर्वत जो श्रेणी है, यानी कि विंध्य पर्वत जो है, वहीं पर यह जनजाति क्या होती है, निवास करती है। इनका प्रमुख निवास स्थान मध्य प्रदेश ही है।
ऋग्वेद में इस जनजाति का जो उल्लेख किया गया है, इस जनजाति का जो उल्लेख देखा गया है ऋग्वेद में, इस जनजाति के लिए अलग अलग नामों का उल्लेख किया गया। अब हम बात करते हैं उन सारे नामों का और इन नामों के मीनिंग से आपके सवाल बन जाते हैं। देखिए, असुर जनजाति के लिए कहा गया है अनासा, ठीक है ना, किस वेद में? तो ऋग्वेद में। अनासा का मतलब क्या है? चिपटे नाक वाला, मतलब आपकी जो शारीरिक दृष्टिकोण है, यानी कि आप कैसे दिखते हैं, ठीक है दोस्त, आप कैसे दिखते हैं उसके आधार पर ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है, जिसको क्या कहा गया है? अनासा। अनासा का अर्थ क्या हो गया? चिपटे नाक वाले लोग, यानी कि जो शारीरिक दृष्टि के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपसे देखिए ऐसे पूछेगा कि जो शारीरिक दृष्टि यानी कि आप कैसे दिखते हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ऋग्वेद में जो असुर को क्या कहा गया? तो अनासा कहा गया, ठीक है भाई। अगला जो है अव्रत कहा गया है ऋग्वेद में असुर जनजाति के लिए। अव्रत मतलब क्या है? देखिए, इनका व्यवहार जो है सामान्य लोगों से अलग होता है, ठीक है ना, या अलग होता था। जीवन जीने का जो इनका तरीका है वो भी हमारे नॉर्मल जो लोग होते हैं ना उनसे थोड़ा अलग होता है। यही बता रहा होता है आपका ऋग्वेद में जो उल्लेखित किया गया है असुर जनजाति के लिए अव्रत, यानी कि भिन्न व्यवहार करने वाले, यानी इनके रहने सहने का ढंग या फिर इनका जो जीवन यापन है ये अलग, जो मतलब जो मेन जो सामान्य लोगों के जिस प्रकार के जीवन जीने का ढंग होता है या जिस प्रकार से रहते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। किसकी? असुर जनजाति की। तो इसके लिए यानी कि इनकी जो बिहेवियर है डिफरेंट होने के कारण ऋग्वेद में क्या इनके लिए जो उल्लेख किया गया है? तो अव्रत किया गया। दृष्टिकोण यानी कि शारीरिक दृष्टिकोण के अनासा ये शब्द उल्लेख किया गया असुर जनजाति के लिए ऋग्वेद में। इसके बाद है मृगवाच। देखिए, मृगवाच मतलब कि अस्पष्ट भाषा बोलने वाले, मतलब इनकी जो स्पीकिंग है या जो बोला जाता है जो स्पीचिंग होना वो क्लैरिटी नहीं होने के कारण, यानी कि अस्पष्ट भाषा बोलने वाला होने के कारण इनके लिए जो यूज किया गया है ऋग्वेद में मृगवाच। और अगला एक और आपको याद रखना है सुदृढ़, यानी कि सुदृढ़ मतलब कि लोह दुर्ग या फिर अटूट दुर्ग के निवासी, यानी कि जो लोह दुर्ग के निवासी हैं असुर जनजाति या फिर अटूट दुर्ग के निवासी है उनके लिए क्या यूज किया गया ऋग्वेद में? तो सुदृढ़ यूज किया गया। तो देखिए भाई, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गलत है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। आपके ऋग्वेद में असुर जनजाति के लिए उल्लेखित किया गया अनासा, शारीरिक दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या शब्द यूज किया गया है असुर जनजाति के लिए? अनासा। विभिन्न व्यवहार यानी कि बिहेवियर के आधार पर, व्यवहार के आधार पर ऋग्वेद में असुर जनजाति के लिए क्या यूज किया गया? अव्रत। बोलने के आधार पर, अस्पष्ट बोलने के आधार पर इनको क्या यूज किया गया? मृगवाच। और ये कहाँ के निवासी है? यानी कि अटूट दुर्ग के निवासी, लोह दुर्ग के निवासी है, तो इसके लिए क्या यूज किया गया? तो सुदृढ़। ये याद रखना है। इनका जो मैक्सिमम पॉपुलेशन या जो सर्वाधिक जनसंख्या जो देखा गया है इनका कहाँ पर? तो गुमला, लातेहार, लोहरदगा, ठीक है ना। लेकिन मेनली अगर बात की जाए सर्वाधिक जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इसकी नेतरहाट जो पार्ट वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसकी काफी ज्यादा पॉपुलेशन देखी जाती है। देखिए, मैं आपका डिवीजन भी करवा रहा हूँ मैप में, मैप के साथ हर एक फैक्ट को बता रहा हूँ, वो क्लास भी जरूर करिएगा। मैंने हजारीबाग पूरा कंप्लीट करवा दिया है, अगला हम लोग रामगढ़ कंप्लीट करेंगे और एक क्लास हम लोग झारखंड के मैप पे करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही शिद्दत से चीज़ों को बताई जाएगी उसमें और चीज़ों को समझाई जाएगी, आपकी काफ़ी क्लैरिटी झारखंड जी के में मैं ला दूंगा, ठीक है। सॉरी भाई। असुर जनजाति जो होते हैं ना तीन उपजातियों में विभाजित है, तीन उपजातियों में विभाजित है। कौन कौन सा? एक हो गया आपका वीर, एक हो गया विरचिया और एक हो गया अगारिया, ठीक है ना। अगरिया, वीर हो गया, विरचिया हो गया और अगरिया, तीन उपजातियों में विभाजित है। कितने उपजातियों में? वीर, विरचिया और अगरिया। इस जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो पारस कहा जाता है, ये आपको याद हो जाएगा। अच्छा, जो इनमें युवाग्री जो होते हैं, अच्छा युवाग्री का मतलब आपको पता है कि नहीं? मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूं, मैंने डिटेल किया भी है यूट्यूब पे। युवाग्री मतलब क्या है कि एक घर, किसका? गृह मतलब क्या होता है भाई? घर है। युवा मतलब क्या है? जितने यूथ हाउस है, यानी जहां पर युवाओं का एक क्या होगा? संस्था बनाया जाता है, एक ग्रुप होता है जहां पर आपकी जो जनजाति है यानी कि जो असुर जनजाति है, ठीक है ना, असुर जनजाति की जो संस्कृति रही है उस संस्कृति के बारे में जितने यूथ है उनको बताना, उसकी जो संस्कृति को पूरे फैलाने की जो प्रक्रिया इस युवा गृह के हाथों में होती है, ताकि जो असुर जनजाति के जो युवा है वो अपनी कला, अपनी संस्कृति को, अपनी जनजाति की जो कला संस्कृति है उसको जान सके और आने वाले पीढ़ी को भी वो ज्ञान दे सके। तो इसके लिए एक गृह बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं युवा गृह। तो असुर जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? गितियोड़ा कहते हैं। जो वधु मूल्य होते हैं, वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली टका कहा जाता है। वधु मूल्य मतलब कि वधु को लाने के समय जो मूल्य दी जाती है उसमें असुर जनजाति में क्या कहा जाता है? डाली टका कहा जाता है।
इस जनजाति में कैसी विवाह वर्जित है, तो आप याद रखिएगा समगोत्रीय, हालांकि इसमें गोत्र है लेकिन सेम गोत्र में यहाँ पर विवाह प्रोहिबिटेड है यानी कि वर्जित है। इस जनजाति की जो विशेष प्रथा है इदिमा, देखिए इसकी भी बातें अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल करूं कि इस जनजाति की विशेष प्रथा क्या है। इदिमा, इदिमा मतलब समझ रहे क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप। अभी का जो प्रेजेंट आप जो सुन रहे हो ना, वही चीज देखिए, अभी आप कुछ नई चीजें नहीं कर रहे होते, आप अब जैसे गोदना जो पहले गुदाया जाता अभी आप टैटू गुदवा रहे, तो दैट्स इट। इदिमा मतलब है लिव इन रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि विवाह किए बिना लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं, विवाहित स्त्री पुरुष की तरह, यानी कि कोई भी लड़का लड़की एक साथ रहना चाहे तो वो रह सकते हैं बिना मैरिज के, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है इदिमा या फिर लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें यहाँ पे क्लियर है इदिमा। लेकिन एक चीज ये याद रखना है कि ये जो जनजाति है ना, इसमें जोड़ दिया गया है कि जो लड़का लड़की बिना विवाह की एक साथ रह रहे हैं तो उनका विवाह करना आवश्यक है। ये पॉइंट याद रखिएगा जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ ये जो जनजाति मातृसत्तात्मक है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति काफी अच्छी देखी जाती है, हर कार्यक्रम या हर अवसर में महिलाओं की भागीदारी देखी जाती है, ठीक है ना। इसलिए इस जनजाति को कहा गया मातृसत्तात्मक जनजाति है। इसमें जो है संयुक्त परिवार की परंपरा है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली की परंपरा है। इस जनजाति में चामबंदी संस्कार करने की प्रथा, ठीक है ना। इस जनजाति में क्या है आपकी चामबंदी करने की क्या है, सॉरी चामबंदी संस्कार करने की प्रथा है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का, ठीक है ना। देखिए चामबंदी मतलब क्या, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। होता है क्या है ना, इस जनजाति में जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उसकी बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, चमड़े का एक धागा पहनाया जाता है, ठीक है ना। और ये धागा तब तक नहीं खोला जाता जब तक कि उनकी विवाह ना हो जाए, तो विवाह के समय ही ये खोला जाता है आपका चमड़े का जो धागा, उस बच्चे को पहनाया जाता है। क्यों पहनाया जाता है, सुरक्षा है, तो किसी की नजर ना लग जाए, किसी भी तरह की चीज आप समझ ही रहे हैं। तो इस ये प्रथा चामबंदी का मतलब आप समझ गए ना। तो ये चामबंदी किसमें आपको देखने को मिलता है, असुर जनजाति में। जो प्रमुख पेय है जो आपका है हड़िया है, और इस हड़िया को इस जनजाति में कहा जाता है झर नुई या फिर बोथा भी कहा जाता है। तो कई तरह से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। बोथा का अर्थ क्या है, तो पेय पदार्थ है किस जनजाति में, तो असुर जनजाति में। झर नुई क्या है, तो एक पेय पदार्थ है किस जनजाति में, तो असुर जनजाति में। जो दिन के भोजन होते हैं असुर के जनजाति लोग, वो लोग क्या कहते हैं, लोलो घेटू जोमेंकू कहते हैं, ठीक है ना। लोलो घेटू जोमेंकू कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। रथ के समय यहाँ लिखा गया है गलती से। रात के समय जो भोजन करते हैं वो लोग बोलते हैं छोटू जोमेंकू, ठीक है ना। रात को छोटू जोमेंकू यानी कि रात में हल्का खाना चाहिए, इसलिए छोटू याद रखिएगा। जोमेंकू याद रखना है कि खाने के जो आप समय में खाना खाते हो उसमें यूज करते हो जोमेंकू। दिन में खा रहे इसलिए लोलो घेटू, यानी कि लोलो लोलो करके खाइए एकदम, ठीक है ना, दिन में एकदम। तो इस तरह से याद रखिए कि इनकी जो प्रमुख पेशा है लोहा गलाना एवं अस्थायी कृषि। अब ये कर देखिए पहले जो करते थे ये लोहा गलाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये कृषि में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ जो देवता होते हैं वो है सिंह बोगा, ठीक है, याद रखना सिंह बोगा जो है इनके सर्वश्रेष्ठ देवता होते हैं अगर धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत बात किया जाए। लोहा गलाना मेल्टिंग ऑफ आयरन। धार्मिक जो प्रधान होते हैं, यानी इनके जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बैगा कहा जाता है। और जो इनके सहायक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सुबारी कहते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और ये लोग भी जादू टोना में विश्वास रखते हैं, और जादू टोना करने वाले व्यक्ति को इसमें क्या कहा जाता है इस जनजाति में, तो याद रखिएगा माटी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जादू टोना करने वाले को असुर जनजाति में क्या कहा जाता है, माटी कहा जाता है। मतलब असुर जनजाति, अब इससे बाहर आपके सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है भाई। चलिए दैट्स ऑल, अगले चलते हैं हम लोग सवाल पे। देखिए अगला सवाल एक और जनजाति आपका कवर कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब लिड्स अ नोमैडिक लाइफ, यानी कि निम्न में से कौन सी जनजाति घुमंतु जीवन जीते हैं, ठीक है ना। घुमंतु, आज का जो क्लास हम लोग कर रहे हैं ना, इस आर्ट एंड कल्चर का मैक्सिमम क्लास मैंने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन डाले, ठीक है, आप देखिएगा। और ऑलमोस्ट जो लोग देख रहे होंगे वो सही भी करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। यहाँ से सवाल बनेंगे। आपने अगर लैब असिस्टेंट का पेपर देखा तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। क्या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो मैंने आपको बताया और वहाँ से सवाल नहीं आया, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो चीज़ों को लेकिन आपको रिटेन करना, रिवीजन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन मुंडा हो गया, संथाल हो गया, बिरहोर हो गया, इनमें से सभी। तो घुमंतु जीवन कौन जीते हैं, तो जो आपकी बिरहोर जनजाति जो है ना वो घुमंतु जीवन जीते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे बिरहोर जनजाति के ऊपर में। A to Z बिरहोर जनजाति को हम लोग खत्म करते हैं। चलिए देखिए यहाँ मैंने लिखा है बिरहोर जनजाति घुमंतु जीवन जीते हैं।
चलिए एक एक करके हम लोग इसको कवर करते हैं, इनके सारे पॉइंट को। देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इनका जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो देखा गया है इस जनजाति का कहाँ, तो जो हजारीबाग है, ठीक है ना, हजारीबाग क्षेत्र हो गया, कोडरमा हो गया, यहाँ पे भाई मिस्टेक हो गया, छात्र लिखा गया, चतरा होगा ये आपका, ठीक है, चतरा होगा, तो भाई मिस्टेक है ये, इसको ठीक कर लेंगे आप। हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, धनबाद, बोकारो, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना, तो इन सारे इलाकों में मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन इनकी देखी जाती है बिरहोर जनजाति की। तो इनका देखिए रीजन यही है कि भाई इनका जीवन ही घुमंतु है, तो घूमते मिलेंगे, तो सारे जगह ऑलमोस्ट झारखंड में मिल ही जाते हैं, इसीलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन पॉइंट से एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है, ये कैसे जीवन जीते हैं, तो घुमंतु जीवन जीते हैं। मुख्य मेनली ये जनजाति आपको केवल झारखंड में पाया जाता है, तो एक अच्छा सवाल बनेगा, तो निम्न में से कौन सी जनजाति जो है ओनली फाउंड इन झारखंड, यानी कि केवल और केवल झारखंड में मिलते हैं, तो आप बिरहोर जनजाति का नाम लेंगे। इनकी जो प्रजाति है किस प्रजाति से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से समूह से संबंधित है। आपको पूछा जाएगा किस समूह से प्रजाति से, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है। भाषा परिवार के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रो एसेटिक भाषा परिवार से संबंधित है, और इनकी प्रमुख भाषा अगर पूछ ली जाए तो क्या बताएंगे, बिरहोरी है, ठीक है ना, इनकी प्रमुख भाषा क्या हो जाएगी, बिरहोरी है। बिरहोर शब्द जो है मुंडारी भाषा से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो बिरहोर शब्द का अर्थ आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, जंगल का आदमी, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या है, जंगल का आदमी। ये लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, कैसे मानते हैं, तो ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। इस जनजाति में अगर बात की जाए तो पितृसत्तात्मक समाज प्रदर्शित करती है यह जनजाति, मतलब कि पुरुषों की स्थिति इसमें अच्छी देखी गई है, हर कार्यक्रम अवसर पर पुरुषों की भागीदारी और पुरुषों की प्राथमिकता देखी जाती है, इसलिए यह जनजाति जो है पितृसत्तात्मक समाज को प्रदर्शित करती है। इस जनजाति में गोत्रों की संख्या की बात की जाए तो 13 गोत्र हैं, और इस जनजाति के लोग अपने बस्ती को क्या कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा। आप जेपीएससी का पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर में, देखिए यहाँ से सवाल पूछा है कि नहीं पूछा। तो इस जनजाति के लोग अपने बस्ती को टंडा कहते हैं तथा झोपड़ी को कुंबा या कुरहर कहते हैं। ये बड़ी झोपड़ी को ओढ़ा कुंबा कहते हैं, जो बड़ी झोपड़ी होगी उन्हें ओढ़ा कुंबा कहते हैं। छोटी झोपड़ी को चू कुंबा कहते हैं। युवागिरी को ये लोग गित्तियोरा या गीतिजारो या फिर गतियारो कहा जाता है, ठीक है ना, गतियारो कहा जाता है। जो लड़के के जो युवागृह है उनको डोडा कांठा कहा जाता है, और जो लड़कियों की युवागृह होता है उसे डीडी कुंटी कहा जाता है, मतलब आपको कुंडी कहा जाता है, मतलब समझ में आ रहा है ना युवागृह का मतलब। ये डोडा कोंटा जो है यहाँ पे केवल लड़के का ही ग्रुप होगा, और जो डीडी कुंडी जो होगा बिरहोर जनजाति की जो लड़कियां हैं वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये युवा गृह में कौन युवा होते हैं, लड़के और लड़के में कौन युवा, जिनका विवाह नहीं होगा, जैसे ही इनकी विवाह हो गई वो इस ग्रुप से इनकी सदस्यता को क्या किया जाता है, मेंबरशिप को खत्म कर दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना ये पॉइंट। आगे चलते हैं। बिरहोर जनजाति में 10 प्रकार का विवाह का प्रचलन है। विवाह के लिए इस जनजाति में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखिएगा बापला शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। और सबसे अधिक प्रचलित विवाह इस जनजाति में जो देखा गया है तो ये आपका क्रय विवाह है। अब मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा सारे विवाह के बारे में डेफिनेशन करके, अभी इतना जरूरी नहीं है क्योंकि हमारा एग्जाम पास में है। तो क्रय विवाह को सदर बापला भी कहा जाता है, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद याद रखना साप पलायन विवाह को उदरा उदरी विवाह कहते हैं। देखिए भाई सह पलायन विवाह ये आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका उदरा, ये जो आपका है देखिए उदरा उदरी है या फिर उधरा भी आपको मिल सकता है कई किताब में, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये आपका उधरा भी मिल सकता है इस प्रकार से, उधरा या उधरी। तो समझिए मैंने क्या बोला, सबसे प्रचलित विवाह आपको जो पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, बिरहोर जनजाति में कैसी विवाह, क्रय विवाह। इस क्रय विवाह को क्या कहा जाता है, सदर बापला भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है उदरा या उदरी, या फिर इसे बोलेंगे उधरा या उदरी विवाह जो है ये भी आपका बिरहोर जनजाति में देखा जाता है। ये कैसी विवाह, तो साप पलायन विवाह, ठीक है। दूसरा विवाह जो देखा गया विनिमय विवाह। देखिए विनिमय विवाह को यहाँ पे क्या कहा गया है, गुआ बापला कहा गया। लेकिन अब ये पॉइंट याद रखिएगा, जो विनिमय विवाह मतलब क्या है, एक घर की लड़की, ठीक है ना, दूसरे घर गई, ठीक है, दूसरे घर की लड़की पहले घर आ गई, मतलब ये कि ये लड़का हो गया, ठीक है, और ये लड़की है, ठीक। तो इनका क्या हो गया, विवाह हुआ। तो अब इस लड़के के घर में जो महिला होगी, ठीक है ना, वो अभी इसके घर के फैमिली से किसी के साथ विवाह करेगी, तो इस विवाह को बोलते हैं विनिमय विवाह, यानी कि एक्सचेंज मैरिज, ठीक है ना। एक घर की लड़की दूसरे घर गई, यानी कि इस घर की लड़की इस घर आई ना, तो इस घर की भी लड़की अब इसके घर जाएगी। तो इस तरह का विवाह तो होता है ना भाई, कि लड़का लड़की का विवाह हुआ, ठीक है, तो लड़की की बहन है और उस लड़के का भाई है तो उससे भी विवाह हो जाता है, आपने देखा होगा। तो ये विवाह को कहा जाता है विनिमय विवाह, यानी कि एक्सचेंज विवाह। इसका नाम बोला गया है गुआ बापला।
क्रय विवाह को सदर बापला और उदरा उदरी को सह पलायन विवाह। इस विवाह में ये भी देखा गया है कि जो विधवा विवाह आपका, ठीक है ना, विधवा विवाह को सांगा बापला कहते हैं, ठीक है, ठीक है, विधवा विवाह को सांगा बापला कहते हैं। तो अच्छा, सांगा बापला का अर्थ क्या है, विधवा विवाह से मतलब कि जिनकी पुरुष एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है ना, तो उनकी भी विवाह उनको बाद में कराई जाएगी, तो उसे हम कहते हैं विधवा विवाह, जिस जनजाति में प्रचलन देखा जाता है, ठीक है। हट विवाह को बोलो बापला कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, हट बापला को हट विवाह को क्या कहा जाता है, बोलो बापला कहते हैं। इस जनजाति में सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला कहते हैं। तो देखिए कहने का क्या मतलब है, अब आप कंफ्यूज मत होइए, विवाह से आपका सवाल बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ सारा पॉइंट लिख दिया। देखिए डायरेक्ट पूछेगा विधवा विवाह को क्या नाम से जानते हैं, सांगा बापला कहते हैं। विनय विवाह को क्या कहते हैं, गुआ बापला कहते हैं। तो मेनली अगर विरहोर जनजाति में बात की जाए तो प्रचलित विवाह क्या है, क्रय विवाह, जिसे हम सदर बापला कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका ये याद रखना, इस जनजाति में सेवा विवाह, ये जिसे हम किरिंग जवाई बापला भी कहते हैं। तो ये दो आप विवाह याद रखिएगा। बाकी अलग से ये याद रखिएगा कि उदरा उदरी या फिर उधरा उधरी विवाह को हम क्या कहते हैं, सापलायन विवाह कहते हैं। और जो विनिमय विवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं, गुआ बापला कहते हैं। जो विधवा विवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं, सांगा बापला कहते हैं। और जो हट विवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलो बापला कहते हैं, ठीक है। आगे इनकी प्रमुख पेशा से अगर बात किया जाए तो लकड़ी काटना और शिकार करना और खाद्य संग्रह, यानी कि खान फूड स्टोरेज का भी वर्क करते हैं, शिकार भी करते हैं, हंटिंग भी करते हैं, लकड़ी भी काटते हैं यानी कि वुड कटिंग भी करते हैं, ठीक है भाई। अस्थायी रूप से निवास करने वाले बिरहोरों को जांघी या थानिया कहते हैं। देखिए जो बिरहोर जनजाति अस्थायी रूप से निवास करने, मतलब कि देखिए जो बिरहोर जनजाति है मुख्यतः ये कैसे होते हैं, मैक्सिमम जो बिरहोर जनजाति के लोग होते हैं घुमंतु जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ बिरहोर जनजाति के लोग जो होते हैं वो अस्थायी निवास करते हैं, एक जगह ही रुक के ठहरते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वैसे बिरहोरों को जांगी या फिर थानिया कहते हैं, ठीक है। इस जनजाति के घुमंतु लोगों को उल्थू या फिर भूलियास कहेंगे। तो देखिए दो पॉइंट हो गया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हो गया कि जो कौन से जनजाति घुमंतु जीवन जीते हैं, तो आप कहेंगे बिरहोर जनजाति, ठीक है ना भाई। कौन से जनजाति, तो बिरहोर जनजाति। दूसरा जो अस्थायी रूप से जो जीवन जीते उसे क्या कहेंगे, थानिया कहेंगे। क्या कहेंगे आप उसे, थानिया कहेंगे, या फिर आप उसे जांगी का भी नाम देंगे। और जो घुमंतु जीवन जीते हैं बिरहोर जनजाति में से उल्थू या फिर भूलियास कहेंगे। आगे इस जनजाति के लोग जो होते हैं तांबे के, पीतल के और कांसे से कार्य करने में निपुण होते हैं, ठीक है ना। जाति के लोग जो होते हैं तांबे, पीतल और कांसे से कार्य करने में काफी निपुण होते हैं। तो किन कार्यों में ये ज्यादा निपुणता होती है इनकी, तो तांबे, पीतल और कांसे का कार्य करने में काफी ज्यादा निपुणता होती है। इस जनजाति के लोग जो होते हैं भूमि को 3 भागों में विभाजित करते हैं एवं ये लोगों को भूमि बेचने पर प्रतिबंध होता है। देखिए ये लोग भूमि को बेच नहीं सकते, इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध होती है, ठीक है। इनके जनजाति में भूमि बेचने की प्रथा सिस्टम होती नहीं है। और 3 भाग में ये भूमि को विभाजित करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जैसे कि 3 जो भाग है आपका, एक हो गया नीची भूमि जिसे बेरा हो कहते हैं, मध्यम भूमि जिसे बाद कहते हैं, उच्च भूमि जिसे गोड़ा कहते हैं। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में काफ़ी काम आएगा जेपीएससी में। इसके प्रमुख देवता कौन होंगे, सिंह बोग्गा हो जाएंगे, ठीक है ना। सिंह बोग्गा आप सभी को पता है सूर्य के प्रतिरूप, यानी कि सूर्य देवता को ही यहाँ पे कहा गया है सिंह बोग्गा, सूर्य के प्रतिरूप है ये। प्रमुख देवता भी इनके यही होते हैं, ठीक है। उसके बाद ओरा बोंगा भी आपको पता होना चाहिए, जो भूमि के लिए यानी कि इन्हें पृथ्वी देवता माना जाता है, ठीक है ना। भूमि की जो पूजा होती है इस जनजाति के लोग क्या कहते हैं, उस भूमि की पूजा को ओरा बोंगा कहते हैं, यानी कि पृथ्वी देवता को की बात की जा रही है। उसके बाद है होप रांग बोंगा, ठीक है ना। होप रांग बोंगा मतलब कि आप वनों की पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना, वन भी जरूरी है ना, तो वन देवता को कहा गया है, वनों के लिए जो पूजा की जाती है उसे होप रांग देवता। टंडा बोगा जो ग्राम देवता होंगे, ठीक है ना, ग्राम देवता की जो पूजा होगी उसे क्या कहेंगे, टंडा बोगा। धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, नाई कहा जाता है। जो प्रमुख पर्व है कर्मा, सोहराय, जितिया, दलाई, नवाजोम, तो ये याद रखेगा, नवाजोम जो होता है नए फसल को पका करके खाते हैं इनमें, ठीक है ना। तो ये आपको पूछेगा एग्जाम में, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो भाई 2 जनजाति खत्म, बिरहोर जनजाति खत्म और असुर जनजाति, आज आपका 2 जनजाति इधर होता है खत्म। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफी डिटेल में हमने कवर कर दिया आपका भाई, याद रखिएगा। तो अगर मैं 30-35 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ आपका बहुत ही फ्रूटफुल है। पंचकोट फोर्ट इज हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम बड़ाकर रिवर इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट। पंचकोट का जो किला है धनबाद जिला में बड़ाकर नदी से कितने किलोमीटर दूर है। देखिए इस तरह का सवाल आपकी जेएसएससी बहुत बार पूछी है, बहुत बार आप दरोगा का पेपर देखिए पूछी है, इसीलिए मैं इस तरह का सवाल ले रहा हूँ। तो 16 किलोमीटर जो है इसकी दूरी होती है। चलिए हम बात करेंगे पंचकोट किले के बारे में। देखिए
जो पंचकोट झारखंड के कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड के धनबाद जिला में पंचेत पहाड़ पर स्थित है। कौन से पहाड़ पर, तो पंचेत पहाड़ में। कौन सा जिला, तो धनबाद जिला में। यह किला धनबाद जिला में बड़ाकर नदी से कितने किलोमीटर दूर स्थित है, तो 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस किले का निर्माण पंचेत के गोवंशी नरेश गोमुखी ने कराया था, और यह किला जो है 5 दीवालों से घिरा हुआ, ठीक है ना, जिसके कारण इसका नाम पंचकोट का किला पड़ा, इसलिए यही रीजन है इसके पीछे। और जो झरियागढ़ किला जो है धनबाद जिले में स्थित है। झरिया आपने नाम सुना है। इस किले का निर्माण झरिया नरेश ने अपनी प्रारंभिक राजधानी झरियागढ़ में कराया था। उसके बाद अपनी राजधानी को कतराजगढ़ में स्थानांतरित कर दिया। तो ये भी याद रखिएगा, झरियागढ़ किला कहाँ है, तो धनबाद में। तो धनबाद का पूरा किला मैंने कवर करा दिया, पलामू का किला मैंने पहले कवर करा दिया पूरा का पूरा। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे। वेयर इज बासुकीनाथ धाम एंड मौलिक्षा टेम्पल लोकेटेड, ठीक है ना, यानी कि आपका लोकेशन पूछा गया आपका भाई कि बासुकीनाथ धाम और जो मौलिक्षा मंदिर है, ठीक है ना, ये कहाँ स्थित है। पलामू में, गोड्डा में, दुमका में, देवघर में। तो आपको याद रखना है दुमका जो है आपका यहाँ पर स्थित है। तो आइए बात कर लेते हैं पूरा डिटेल में ही। या दोनों मंदिर जो है आपके दुमका जिले में स्थित है, और आपको याद रखना है दुमका को पंडो पुजारियों की नगरी भी कहा जाती है। तो पूछा जाएगा किस जिला, किस डिस्ट्रिक्ट को पंडो पुजारियों की नगरी कहा जाता है, तो दुमका को। और मंदिरों का गांव मलुटी, ठीक है ना, मलुटी भी दुमका में स्थित है। मंदिर का गांव कहाँ स्थित है, तो मलुटी में। मलुटी कहाँ है, तो दुमका में, ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या है, गुप्त काशी है। अगला पॉइंट याद रखिए, बासुकीनाथ धाम से जितने फैक्ट, दुमका के जरमुंडी में स्थित है। जरमुंडी एक स्थान है दुमका में। बैजनाथ धाम से इसकी दूरी पूछी जाएगी बासुकीनाथ धाम की, तो 45.20 किलोमीटर है। दुमका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए बैजनाथ धाम से बासुकीनाथ 45.20 और दुमका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वसाकी तांती ने कराया था, ठीक है, वसाकी तांती ने कराया था। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और बैजनाथ धाम जो भी लोग भी जाते हैं, ठीक है ना, लौटते समय इस बासुकीनाथ धाम में जरूर दर्शन करते हैं, अन्यथा ऐसा मान्यता के अनुसार माना जाता है कि आपकी यात्रा सफल हुई ही नहीं, मतलब पूरी ही नहीं होगी अगर आप यहाँ पे बासुकीनाथ धाम में अगर आप दर्शन नहीं करते, ठीक है। अगला जो मंदिर है मौलिक्षा मंदिर, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में। इनका जो निर्माण है 17वीं शताब्दी में नानकर राजा बसंत राय द्वारा कराया गया था, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण बांग्ला शैली में किया गया। किस शैली की में ये मौलिक्षा मंदिर का निर्माण किया गया, तो आपको याद रखते हैं बांग्ला शैली में। इस मंदिर में जो यूज किया गया है किस प्रकार के, तो लाल पत्थर से निर्मित माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, ठीक है ना। जो प्रतिमा स्थापित है किस भगवान की, तो माँ दुर्गा की है। और किस पत्थर से यह निर्मित हो, तो लाल पत्थर से। और सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यह है, जो प्रतिमा है माँ दुर्गा की वो पूर्ण नहीं है, पूरी नहीं है, केवल और केवल मस्तक ही है। और यही कारण है कि इसे मौलिक्षा कहा जाता है। मौलिक्षा का अर्थ समझिए, माली मतलब मस्तक, रक्षा मतलब दर्शन, ठीक है ना। तो मंदिर कहा जाता है, इसीलिए इसके पीछे नाम भी मौलिक्षा का यही है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पूर्ण रूप से नहीं है, केवल मस्तक ही है। और इसका अर्थ क्या हो गया, मौलिक्षा का मतलब क्या, माली मतलब मस्तक, रक्षा मतलब दर्शन। मौलिक्षा देवी का आगे जो है काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। और मौलिक्षा देवी के दाईं तरफ भी एक प्रतिमा स्थापित है जो बालू का पत्थर से निर्मित है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो मौलिक्षा देवी है, ठीक है ना, इनके आगे जो है काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है, ठीक है। आगे मौलिक्षा देवी के दाएं तरफ भी एक प्रतिमा स्थापित है जो बालू का पत्थर से निर्मित है। ननकर राजा जो है मौलिक्षा देवी को अपना कुल देवी मानते थे। जो ननकर राजा है जो निर्माण करता है, वो मौलिक्षा देवी को, ठीक है ना, मौलिक्षा देवी को क्या करते हैं, अपना कुल देवी मानते थे। अगले सवाल पे चलते हैं अब हम लोग। व्हाट इज अ फोक सॉन्ग संग बाय ओरांव ट्राइब इन द स्प्रिंग सीजन, यानी कि उरांव जनजातियों द्वारा बसंत ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत है। कर्मा लोकगीत, बाल लोकगीत, सरहुल लोकगीत या फिर जतरा लोकगीत। फेमस क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। जो सरहुल लोकगीत है उड़ाव जनजाति द्वारा बसंत ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत। तो चलिए एक एक पूरा खंगाल लेंगे लोकगीत के ऊपर ही, उड़ाव जनजाति के जितने सवाल बन सकते हैं। देखिए उड़ाव जनजाति के प्रमुख लोकगीत में पहला सरहुल लोकगीत बसंत ऋतु के समय जो गाया जाता है उसे कहा जाता है सरहुल लोकगीत। किस जनजाति में, उड़ाव जनजाति में। सरहुल के बाद, जस्ट इस सरहुल के बाद जो गाया जाने वाला लोकगीत होता है वो होता है जतरा लोकगीत। और जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत जो होता है वो है कर्मा लोकगीत। तो एकदम सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा, उड़ाव जनजाति में फेमस है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी। बसंत ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत सरहुल है। सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत जतरा लोकगीत। और जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत जो है कर्मा लोकगीत है। उसके बाद की जो लोकगीत हो गया धुरिया लोकगीत हो गया, जदुरा लोकगीत हो गया, अषाढ़ी लोकगीत हो गया और मठा लोकगीत हो गया। देखिए आपसे ऐसे याद पूछ भी सकता है कि अषाढ़ी लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है, तो उड़ाव जनजाति के सातों लोकगीत मैंने एक जगह रख दिया है।
तीन आपको मैंने बता दिया कि बसंत ऋतु में सरहुल के बाद और जतरा के बाद कौन सी लोकगीत गीत गाई जाती है। आगे अब हो जनजाति में कवर कर देता हूँ, पूरा लोकगीत यहाँ पे आज कवर हो जाएगा आपका। हो जनजाति के प्रमुख लोकगीत है बाल लोकगीत, हैरो लोकगीत और नोम नामा लोकगीत। देखिए जो हो जनजाति है उसमें बसंत ऋतु में जो लोकगीत गाया जाता है वो होता है आपका बाल लोकगीत। धान की बुआई के समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो आपका है हैरो लोकगीत। और नया अन्न खाने के समय गाया जाने वाला लोकगीत है किस जनजाति में, हो जनजाति में, वो क्या है आपका नोम नामा लोकगीत। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो ये सारे इस तरह से देखिए आपका लोकगीत पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया भाई, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। पहला संझ, ठीक है ना, पहला साझा डांस इज अ टाइप ऑफ फोक डांस, यानी जो पहिल साझा नृत्य है ये किस नृत्य लोक नृत्य के प्रकार है, यानी कि पाइका नृत्य का ये एक प्रकार है, या फिर झूमर नृत्य का, या फिर जापी नृत्य या जदूत। आपने देख ही लिया आंसर, ये जो है झूमर नृत्य का एक प्रकार है, ठीक है ना। ये किस नृत्य का एक प्रकार है, तो झूमर नृत्य का। तो चलिए झूमर नृत्य का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं एक एक करके। देखिए यह नृत्य जो है आपकी, ठीक है ना, यह नृत्य जो है आपकी फसल कटाई के दौरान किया जाता है। तो झूमर नृत्य किस दौरान किया जाता है, तो फसल कटाई के दौरान की जाती है। एवं अन्य जनजातियों में इस नृत्य को भी, देखिए अदर जनजाति में भी इस नृत्य की प्रचलन देखी गई है। और जो मेनली प्रचलन आपका इस नृत्य का विवाह में और पर्व यानी कि फेस्टिवल में यह झूमर नृत्य किया जाता है। तो मेनली इसका अगर बात किया जाए तो किस दौरान किया जाता है, तो फसल कटाई के दौरान में, विवाह में, मैरिज में और फेस्टिवल में। यह कैसी नृत्य, तो स्त्री प्रधान नृत्य है। झूमर नृत्य के कई प्रकार है, ठीक है ना, जैसे कि करिया झूमर नृत्य, रसिक किर्रा झूमर नृत्य, पहिल सांझ नृत्य और अधरतिया नृत्य और गिनसरिया नृत्य। तो ये सारे प्रकार हैं, इन सारे प्रकार के बारे समझिए क्या होता है। जैसे कि करिया झूमर नृत्य की अगर बात की जा रही है, मतलब ये कि इस नृत्य में जो महिलाएं नृत्य करती है, ठीक है ना, इस नृत्य में क्या करती है, महिलाएं नृत्य करती है, उस समय पुरुषों का निषेध होता है। यानी कि करिया झूमर नृत्य का आपको समझ में आ गया, ये झूमर नृत्य के ये चारों प्रकार है। तो करिया झूमर नृत्य में क्या होंगे, केवल महिलाएं नृत्य करेंगे, पुरुष इसमें प्रोहिबिटेड होते हैं। रस किर्रा झूमर नृत्य मतलब तीव्रता से किया जाने वाला ये झूमर नृत्य होता है। पहिल सांझ नृत्य मतलब रात्रि के प्रथम पहर में धीमे या मध्यम गति से किया जाने वाला ये झूमर नृत्य होता है, ठीक है। अगला आपको याद रखना है अधरतिया नृत्य, यानी कि आधी रात को, अधरतिया मतलब आधी रात को समय तीव्र गति से किया जाने वाला रसपूर्ण झूमर नृत्य है। और गिन सरिया नृत्य यानी कि रात बीतने के बाद के समय में मध्यम गति से किया जाने वाला झूमर नृत्य। तो याद रखिएगा, आधी रात में अधरतिया, गिन सरिया हो गया रात बीतने के बाद मध्यम गति से और ये तीव्र गति से। और पहिल सांझ नृत्य क्या कि रात्रि के प्रथम पहर में, ठीक है ना, जो रात्रि का फर्स्ट स्टेज होगा, धीमे या मध्यम गति से किया जाने वाला नृत्य होता है। रस किर्रा झूमर नृत्य हो गया तीव्रता से, और इसमें केवल महिलाएं, पुरुष का इसमें निषेध होता है। यह नृत्य में जो होता है घेरे बनाकर के समूह में किया जाता है यह नृत्य आपका, ठीक है। अगला सवाल आपका, इन विच फोक ड्रामा आर क्ले वेसल्स मेड, ठीक है ना, किस लोकनाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सामा चकेवा, डोमकच, भकुली बंका और जट जटिन। देखिए भकुली बंका, जट जटिन, डोमकच मैंने कवर करवा दिया तीसरे क्लास में, तीनों क्लास में। आज हम लोग इसका सही उत्तर आपका सामा चकेवा, तो सामा चकेवा आपका जो फोक ड्रामा है, लोक नाट्य, इसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए यह जो लोक नाट्य है यानी कि आपकी जो सामा चकेवा है, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने यहाँ रखा है। यह जो लोक नाट्य है आपके कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कब किया जाता है यह लोक नाट्य, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है, ठीक है। इस लोक नाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से बालिकाएं अभिनय करती है। तो इसमें जो अभिनय करती है कौन करती है, तो बालिकाएं अभिनय करती है, और मिट्टी के पात्र का इसमें निर्मित किया जाता है इस लोकनाट्य में। इस लोकनाट्य के प्रमुख नायिका को क्या कहा जाता है, सामा कहा जाता है, और नायक को चकेवा कहा जाता है, ठीक है ना। जो नायक होते हैं उनको चकेवा कहा जाता है, और लोकनाट्य के जो प्रमुख नायिका होते हैं उन्हें सामा कहा जाता है। खलनायक को चुड़क कहा जाता है या चुगला भी कहा जाता है। एवं ये पॉइंट याद रखिएगा, जो सामा के जो भाई है यानी जो नायिका के जो भाई होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सांब कहा जाता है। तो पूछा जाएगा आपसे, जो सामा चकेवा जो आपका लोकनाट्य है उसमें सामा के भाई को क्या कहा जाता है, या फिर सामा चकेवा लोकनाट्य में सांब का संबंध है, किससे संबंध है, भाई से है, बहन से, पिताजी से है, माता से, तो किससे है, तो भाई से, ये भी याद रखिएगा। या भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नृत्य है, तो आपसे लोक नाट्य है, तो पूछा जाएगा वह कौन सा लोक नाट्य है जो रक्षाबंधन से कई तरह से सवाल बन सकते, ठीक है ना।
तो वह कौन सा लोकनाट्य है जो रक्षाबंधन के जस्ट कॉपी है, ठीक है ना, एक रूपी है। तो आप क्या बोलेंगे, जो आपका लोकनाट्य कौन सा होगा, सामा चकेवा। इस लोकनाट्य में प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से विषय को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो इसमें ड्रामा किया जाता है, ठीक है ना, इस ड्रामे में मेनली जो फोकस होता है आपके साथ क्या किया जाएगा, प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है। प्रश्न के दौरान प्रश्न की जो शैली होती है, उस शैली, प्रश्नों की शैली के दौरान ही इस ड्रामे में जो भी चीज उनको रिप्रेजेंट करने होती है, प्रश्नों के श्रृंखला के माध्यम से ये रिप्रेजेंट की जाती है। अगला सवाल वाद्य यंत्र से है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक अ पेन, ठीक है ना, यानी कि किस वाद्य यंत्र के आकार, कढ़ाई के आकार, कढ़ाई आपने देखा होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार के आकार का आपको देखने को मिलता है कौन सा वाद्य यंत्र का, नगाड़ा, ढोल, घमसा या करताल। तो आपका जो घमसा होता है, इसका जो शेप होता है कढ़ाई के आकार का होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए घमसा के बारे में कुछ मैं बताऊं तो देखिए, जो घमसा होता है आपका एक ताल वाद्य यंत्र होता है। तो याद रखना कैसा वाद्य यंत्र होता है, ताल वाद्य यंत्र होता है, या बड़े आकार का पीट कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। यह वाद्य यंत्र कढ़ाई के आकार का होता है। छऊ नृत्य के दौरान इस वाद्य यंत्र का विशेष प्रयोग किया जाता है। कौन से नृत्य के दौरान, तो छऊ नृत्य के दौरान। इसका निर्माण लोहे के पत्तर से किया जाता है और लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है। अगला ढोल वाद्य यंत्र जो है आपका, यह भी एक ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। यह झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक आपका ढोल वाद्य यंत्र है। ये कैसा है, तो ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है। सभी नृत्य समारोह में संगीत में ढोल का उपयोग करते हैं। इसका निर्माण कटहल, आम तथा गम्हार की लकड़ी के खोल से, ठीक है ना, जो खोल होती है उसके, और भेड़ या बकरी के चमड़े से इसके मुंह को मड़ करके, ढोल जो होता है ना आपका इस प्रकार से, तो इसका जो मुंह है हो गया ये आपका भेड़ या बकरी के चमड़े से इसका मुंह को मड़ करके तैयार किया जाता है। तो ये याद रखिएगा ढोल वाद्य यंत्र का इतना पॉइंट। और अगला जो वाद्य यंत्र है आपका नगाड़ा वाद्य यंत्र। नगाड़ा भी एक ताल वाद्य यंत्र है। यह भी झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका प्रमुख आदिवासियों में भी और सदानों दोनों समुदायों में किया जाता है। और इसका निर्माण जो किया गया कटहल के खोल, भेड़ या बकरी के चमड़े का प्रयोग किया जाता है और इसे लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि संथाल परगना के क्षेत्र में इसे टामाक के नाम से जाना जाता है। टामाक के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको पॉइंट याद रखना है, संगीत ये आपका जो है कैसा वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र है। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है घमासा कैसा, तो ताल वाद्य यंत्र है। तो ताल वाद्य यंत्र का हमने आपको बता दिया 3 एग्जाम्पल। एक आपका घमासा हो गया, ठीक है, ढोल वाद्य यंत्र हो गया आपका, उसके बाद आपका नगाड़ा वाद्य यंत्र। ये सारे कैसे हैं, तो ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है। और संथाल परगना के क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, तो नमाक के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। व्हेन इज अ पॉपुलर टूसू फेस्टिवल, ठीक है ना, ऑफ झारखंड सेलिब्रेट, यानी कि झारखंड के प्रचलित टूसू पर्व जो है वो कब मनाया जाता है, ऑन द डे ऑफ आषाढ़ पूर्णिमा, ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति, ऑन द डे ऑफ होली के दिन, और ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी के दिन। आप सभी को पता है जो मकर संक्रांति के दिन में ही टूसू का पर्व मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग कवर कर लेते हैं पूरा। जो ये टूसू का जो पर्व होता है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और यह सूर्य पूजा से संबंधित है, ठीक है, यानी कि सूर्य की पूजा की जाती है। यह पर्व टूसू नाम की एक कन्या लड़कियों की स्मृति में मनाया जाता है। देखिए एक कन्या है जिसकी नाम टूसू होती है, उनकी ही याद में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। या पर्व के दौरान में लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से, याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर्व में क्या किया जाता है, जो लड़कियां होते हैं वो उनके द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस का एक फ्रेम को सजाया जाता है, लकड़ी के या फिर जो बांस के, ठीक है ना, उसके एक फ्रेम को सजाया जाएगा रंगीन कागज से, तथा इसे आसपास के पहाड़ी जो क्षेत्र होगा वहां पर प्रवाहित किसी भी नदी को क्या किया जाता है, भेंट कर दिया जाता है, वहां पर मतलब समझिए कि दान कर दिया जाता है या वहां पर डाल दिया जाता है उस फ्रेम को, जो लकड़ी या बांस की बनी होती है, जिसको रंगीन कागज से वो लड़कियां सजाती है। एक लड़की है किस क्या नाम से, टूसू नाम से, उसकी ही याद में ये आपका टूसू फेस्टिवल मनाया जाता है। मेनली किससे रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये, तो सूर्य भगवान से। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में, ठीक है ना, टूसू मेला लगता है। तो टूसू फेस्टिवल के दौरान किस, आपसे पूछ सकता है भाई कहाँ पर, ठीक है ना, टूसू मेला का आयोजन किया जाता है, तो पंच परगना में आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला और अंतिम सवाल हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको पूरा मेला कहाँ कहाँ लगता है, कौन से मेले, सारा मैंने यहाँ करवा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, यानी कि अगर बात किया जाए करम दादा मेला तो आपका जामताड़ा में लगता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है लंगटा बाबा मेला गिरिडीह में, ये भी सही है। बिसुआ मेला ये भी आपका गोड्डा में सही है। और राम रेखा मेला रांची, ये भी आपका गलत है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, पूरा लिस्ट ही मैंने रख दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पूछेगा
कि हिजला मेला कहाँ लगता है आपका, ठीक है, तो ये आपका दुमका में लगता है। सावनी मेला देवघर में। जगन्नाथपुर मेला यानी रथ यात्रा रांची में। मुड़मा मेला कहाँ, तो रांची में। टूसू मेला कहाँ, तो पंच परगना में अभी बताया आपको। राम रेखा मेला कहाँ, तो सिमडेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बताया गया राम रेखा मेला कहाँ, तो रांची, ये गलत है, ये कहाँ होगा आपका सिमडेगा में, ठीक है। आगे सारे फेस्टिवल देख लेते हैं अब हम लोग एक एक करके। ये हो गया राम रेखा मेला, हो गया सिमडेगा। भूतों का मेला पलामू। लंगटा बाबा मेला गिरिडीह में। करम दादा मेला जामताड़ा। हथिया पत्थर मेला बोकारो। देखिए करम दादा मेला आपका है ना जामताड़ा। आगे चलते हैं अब हम लोग। लंगटा बाबा मेला भी देखिए आपका गिरिडीह, ये भी सही है। बिस्वा मेला गोड्डा, ये भी देखिए सही है, ठीक है। तो देखिए लंगटा बाबा मेला हो गया गिरिडीह। करम दादा मेला जामताड़ा हो गया। हथिया पत्थर मेला हो गया आपका बोकारो, ठीक है। आगे चलिए। इंद जतरा आपका कहाँ है, रांची में। नुम्बिल मेला कहाँ, रांची में। बिस्वा मेला देखिए गोड्डा में है। आगे नवमी मेला, नवमी ढोल मेला कहाँ है, तो रांची में। और बिंदु धाम मेला आपका कहाँ, तो साहेबगंज में, ठीक। आगे चलते हैं। मंडा मेला आपका हजारीबाग में। नरसिंह स्थान मेला कहाँ, हजारीबाग में। बुढ़ई मेला देवघर में। सूर्यकुंड मेला कहाँ, तो हजारीबाग में। गांधी मेला सिमडेगा में। तुर्की मेला चाईबासा में। जतराई मेला चतरा में। और गणतंत्र दिवस मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोड्डा में। उर्स मेला गुमला में। माको मारो पहाड़ मेला कोडरमा में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके मेला आपके यहाँ पे कहाँ होते हैं, ये पूछता है आपके एग्जाम में, ये मैंने कवर करा दिया। ये आपके मैच द फॉलोइंग से ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि कहाँ पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए आगे हम लोग पार्ट 5 लाइक लेकर के आएंगे, जहाँ पर आपका टोटल 10 जनजाति को कवर कंप्लीट किया जाएगा। और इसी प्रकार से आपका कोशिश होगा कि लोक नाट्य थोड़ा सा बचा हुआ उसको आपका 5वां क्लास में खत्म हो जाएगा। तो समझ जाइए, देखिए आपका मेला से अब मैं 2-3 क्लास और लूँगा तो कला संस्कृति में मेले खत्म हो जाएंगे। और 16 क्लास तक आपकी जनजाति है एक बड़ा, जो उसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से पढ़िए चीज़ें। टाइम अगर मैं लिया हूँ तो हर एक सेकंड में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है भाई। चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।